जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर 44। और आज के लेक्चर में हम अपना कोड ऑफ एथिक्स का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बिल्कुल लास्ट ही है, तकरीबन छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन वो हट के इररिलेवेंट है। कंसेप्ट लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम पास्ट पेपर्स के डिस्कशन भी करेंगे, फिर उसके बाद उस कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई। हमारी आर्डेड फर्म में देखिए दो कंसेप्ट इकट्ठे उसने बताए हैं, बिजनेस रिलेशनशिप और परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क है, वरना याद रखे कहीं पे अगर दो कंसेप्ट में कोई भी फर्क ना हो तो फिर दूसरा कंसेप्ट इररिलेवेंट होता है, उसको लिखा ही ना जाता। अगर लिखा गया है तो उसका मतलब कुछ ना कुछ फर्क तो है। वो फर्क क्या जो मैंने बताया था, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस, जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमारा टीम मेंबर में से कोई भी या फर्म क्लाइंट से गुड्स या सर्विसेज परचेज करे, उसे कहते हैं परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। पहले आपने परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का कंसेप्ट पक्का करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का कंसेप्ट क्या है, क्या बोले, जल्दी से बोले क्या कंसेप्ट है। हाँ, टीम मेंबर में से कोई भी या फर्म, और वाइस वर्सा हो तो यार अगर उधर से कोई तो वो बिजनेस रिलेशनशिप में आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, और दोनों मिलके एक दूसरे से सेल परचेज नहीं कर रहे, बल्कि दोनों मिलके थर्ड वर्ल्ड, बाकी की दुनिया को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को चीजें बेच रहे हैं, ये बिजनेस, ये जॉइंट वेंचर कहलाता है, ये भी बिजनेस रिलेशनशिप होगा। तो तीन एग्जांपल दी मैंने, एक एग्जांपल आपको परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज की और दो एग्जांपल्स दी बिजनेस रिलेशनशिप की। समझ आई कि नहीं आई? पहली एग्जांपल क्या थी, टीम मेंबर में से कोई गुड या सर्विसेज परचेज करता है क्लाइंट से, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी एग्जांपल क्या थी, क्लाइंट में से कोई हमारे किसी टीम मेंबर से कोई साइड बिजनेस होगा ना किसी ना का परचेज करता है, वो क्या होगा, बिजनेस रिलेशनशिप। दोनों मिलके चीजें सेल कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, वो भी बिजनेस, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप एक तरह से कह सकते हैं इसको। क्लियर हो गया? अच्छा, ये दोनों कंसेप्ट जब फर्क क्लियर हो जाता है ना तो स्टूडेंट एक तीसरे कंसेप्ट में जाके फंस जाता है। वो क्या कि परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज और गिफ्ट में क्या फर्क है, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज और गिफ्ट में क्या फर्क है जी? हाँ, जब वो कोई ऐसी चीज दे जिसके बदले में कोई पैसा वसूल ना कर रहा हो, वो गिफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, उसको हमने किसकी तरफ लेके जाना है, गिफ्ट की तरफ लेके जाना है। जैसे इसकी मिसाल क्या, उसने कहा क्लाइंट वैसे तो बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, टेक्सटाइल कंपनी है, और वो हमें कहता है सर हम आपको गिफ्ट में मोटरसाइकिल दे देते हैं। अब ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज का केस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वो चीज ही नहीं है जो क्लाइंट बेचता है, ये तो हट के चीज है गिफ्ट। या क्लाइंट कहता है आइए आपको सैर करवाते हैं, गिफ्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन में उसने कहा, अब आखिरी क्वेश्चन, इसका अगर सही आपने जवाब दे दिया इसका मतलब है कि आप तकरीबन सारी केस स्टडी अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे जो ये परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस रिलेशनशिप या ये इंड्यूसमेंट से रिलेट करते हैं। आपने बताना केस कौन सा। क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करता है रेगुलर प्राइस पे, उन्होंने टीम मेंबर को ऑफर की कि आपके लिए 50% डिस्काउंट वाउचर है, पूरे पाकिस्तान में हमारे किसी भी स्टोर पे चले जाएं आपको 50% डिस्काउंट वाउचर दिया जाएगा। ये कौन सा केस, ये इंड्यूसमेंट का केस है। अच्छा, अगर वो डिस्काउंट वाउचर को घुमाने के लिए गिफ्ट वाउचर का नाम दे दे तो फिर भी आपने नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन पे जाना है कि ये वो चीज है जो क्लाइंट रूटीन में सेल परचेज कर रहा है और ये उसने 20% 30% ऑफ दिया है। बस बात ऐसा होता है ना, नेट पे आप देखें वो गिफ्ट वाउचर के नाम से होता है लेकिन वो डिस्काउंट होते हैं असल में। तो वो भी इधर इंड्यूसमेंट वाले, सॉरी ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाले केस में आएगा। क्लियर? तो तीन सिचुएशन, जिस तरह एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मिलती जुलती है ना, कभी इधर से उधर आ रहा है, कभी उधर से उधर आ रहा है, कभी आर्जी तौर पे जा रहा है, उसी तरह ये जो आपस में परचेज सेल परचेज होती है, इस सिचुएशन को भी आपने क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। फिर आगे आपने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है, कौन सा केस इंड्यूसमेंट का है, कौन सा परचेज का, कौन सा बिजनेस रिलेशनशिप का। ठीक है? अगर कभी फर्ज कीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाते तो फिर आपने अपनी जजमेंट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, फिर आपने छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को, जजमेंट अप्लाई कर देनी है कि कौन सा केस होगा। लेकिन उम्मीद है कि आप पहचान लेंगे कि सिचुएशन कौन सी। नहीं, डिस्काउंट किसी भी किस्म का होगा, वो परचेज नॉर्मली होता है डिस्काउंट। हाँ जी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाली ट्रांस इन्वेंट्री होगी ना, परचेज वाला केस होगा।
अच्छा, वो आगे बाद में आपने थ्रेट्स, सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड बताने हैं कि वो ऑन लेंथ बेसिस पे है कि नहीं, मार्केट प्राइस थी कि नहीं थी, टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, ठीक है, वो बाद की बात है। पहली बात हमारी ये होती है कि सिचुएशन को पहचानना। जी और भी क्वेश्चन? जी जी पूछिए। हैबिट टीम मेंबर का कोई रिलेटिव कोई प्रोडक्ट खरीद ले क्लाइंट से, जैसे होटल है क्लाइंट का, तो उसके होटल में जाकर रुकते हैं, तो सर ये परचेज उसमें आएगी? अगर टीम मेंबर की बजाय उनका कोई रिलेटिव क्लाइंट से गुड या सर्विसेज परचेज करता है, क्या थ्रेट अराइज होता है? इसका जवाब है यस, थ्रेट अराइज होता है। और ये मैंने आपको जनरली बताया हुआ है, कोड ऑफ एथिक्स की हर सिचुएशन में कोई भी रिलेटिव इन्वॉल्व हो जाए तो उसकी वजह से भी थ्रेट अराइज होगा। टीम मेंबर में से कोई भी इन्वॉल्व हो जाए थ्रेट अराइज होगा। टीम मेंबर के किसी भी रिलेटिव की इन्वॉल्वमेंट हो जाए थ्रेट अराइज होगा। ठीक है मेरे भाई? तो थ्रेट अराइज, जैसे नेस्ले अगर हमारा क्लाइंट है फिर तो थ्रेट ही थ्रेट होगा। अगर नेस्ले हमारा क्लाइंट है, हाँ जी, उसको ऑडिट कर रहे हैं तो फिर तो थ्रेट ही थ्रेट होगा। उनका सर अगर हम कोक पेप्सी का ऑडिट करने जाए वो तो थ्रेट ही थ्रेट, मैं तो रोज कोक पीता हूं, बिल्कुल थ्रेट। अच्छा, थ्रेटिकली डिस्कस कर, बिल्कुल थ्रेट अराइज होगा। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ये नहीं कहता कि हर थ्रेट को जीरो करो, वो कहता है सिग्निफिकेंस, अगर सिग्निफिकेंट हो तो फिर आगे सेफगार्ड अप्लाई करते हैं, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है सेफगार्ड अप्लाई नहीं करते, जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्योंकि इनसिग्निफिकेंट है ना, हम हर केस में क्यों सेफगार्ड, क्योंकि जाहिर एग्जाम में आ गया सिग्निफिकेंस है। हमारा एक क्लाइंट था नेस्ले, उनकी मशीन थी कॉफी मशीन, कमाल की कॉफी निकल गर्मा गर्म, ओहो पता नहीं क्या उसमें हेड ऑफिस में होती थी उनके, दिन में 2-2 कप खड़काते थे, आगे भी जाए मीना ना भी है, नेस्ले क्लाइंट पे जाते 2-2। क्या इससे थ्रेट अराइज होता है? इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट। साथ उनकी एक फ्रिज होती थी, उसके अंदर चॉकलेट वगैरह रखी होती थी, जूस होते थे, हमारा पार्टी टाइम होता था दिन में 2 दफा चलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में थ्रेट थ्रेटिकली अगर कहें तो अराइज जरूर होता है, लेकिन ये इनसिग्निफिकेंट है, इस पे कोई एक्शन की जरूरत नहीं होती प्रैक्टिकली। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई, आप एक एक रिश्ता कह के भी मुझसे पूछेंगे, मेरा जवाब वही होगा भाई। फर्म भी अगर खरीदेगी फिर भी थ्रेट राइज होगा प्यारे भाई। फर्म चीज बाय कर रही है क्लाइंट से, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस का केस होगा। ठीक है, नहीं नहीं ना 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 भाई, ना ना ऐसे ना। जी जी शाबाश, क्वेश्चन अच्छा, मजीद कोई क्वेश्चन तो पूछ ले मेरे भाई। और कोई क्वेश्चन? मुझे भी सुना ना, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ तो हुआ, छुपा रहे हैं आप हमसे, हैं उसको बता रहे थे, मुझे कहने कुछ नहीं हुआ। जी जी लिटिगेशन का केस जो है वो बोथ साइड पे वर्क करेगा, चाहे क्लाइंट साइड पे किसी ने फर्म साइड पे किसी पे केस किया हो या फर्म साइड से किसी ने क्लाइंट पे केस किया हो, बोथ वे में लिटिगेशन का थ्रेट राइज हो जाएगा। ठीक है, और इवन अगर धमकी भी दी जाए ना, एक तो ना एक्चुअल, एक थ्रेटन का मतलब क्या है? धमकी, तब भी थ्रेट राइज हो गया, तब भी थ्रेट राइज। बल्कि अभी आने से वाले हैबिट क्लास में स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा सर अगर क्वेश्चन में उसने लिखा है हमारे सीनियर को क्लाइंट ने ऑफर की जॉब की कि आप आर्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ये क्या था? वो कौन सा केस था? निगोशिएशन। हाँ जी, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट का केस, निगोशिएशन। लेकिन सीनियर ने इंटरेस्टेड नहीं है, सीनियर, क्या स्टिल थ्रेट अराइज होगा? इसका जवाब यस अराइज होगा, क्योंकि सीनियर फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है, मे भी बाद में हो जाए, क्लाइंट अपनी ऑफर को रिवाइज कर दे और वो ठीक है उसको, तो इसीलिए थ्रेट अराइज हो जाएगा और हमने सेफगार्ड डिस्कस करने हैं। क्लियर जी? अच्छा, एक स्टूडेंट ने और सीफैप लेवल का क्वेश्चन पूछा। अब चूंकि आपको मेरा ख्याल है कंसेप्ट सारे समझ आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा मुख्तात अंदाज में उस कंसेप्ट को आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा सर ये सारी सिचुएशन ऐसी हैं तकरीबन जितनी, जिसमें हम पहले ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं। चालू है जी? चलिए, जिसमें हम पहले ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं और उसके बाद थ्रेट अराइज हो रहा है, वो सिचुएशन, वो ट्रांजैक्शन आ रही है जिसकी वजह से। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन पहले हो जाए, हम बाद में ऑडिटर बने हैं? या ऐसी सिचुएशन में थ्रेट अराइज होगा? हाँ, इसमें जवाब ये है इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स कि ट्रांजैक्शन किस किस्म की है। जैसे अगर कोई परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस पास्ट का केस है तो उसमें शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर पास्ट में आपने शेयर्स परचेज कर लिया जो भी हैं,
फिर थ्रेट अराइज होगा। जैसे पास्ट में आपने क्लाइंट को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर, और प्रिपेयर करने के बाद ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, तो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो वर्क रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो थ्रेट अराइज होता है। तो ज्यादातर सिचुएशन में इस केस में भी थ्रेट अराइज होगा, चाहे ट्रांजैक्शन पहले हो और आप बाद में अपॉइंट हुए हो। लेकिन कैफ लेवल पे जितनी भी सिचुएशंस होंगी, याद रखें, पहले आपको कहेगा आप ऑडिटर हैं, अपॉइंट हो गए, बाद में सिचुएशन राइज करेगा। लेकिन अगर कहीं पहले सिचुएशन राइज हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, उस सिचुएशन में भी थ्रेट अराइज नॉर्मल होता है। पहले तो आप सिचुएशन का एनालिसिस कर लें, अगर उससे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो थ्रेट अराइज कर देना आपने, ठीक है। एग्जाम में तो हमारा सिंपल रूल होता है ना, कोई भी सिचुएशन आ गई टैक्स रिटर्न के अलावा, कोई भी सिचुएशन आ गई, थ्रेट लाजमी अराइज होगा। एग्जाम में आज तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट में ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि उसका आंसर ये हो, क्या कि नो थ्रेट। हर एक सिर्फ एक सिचुएशन है पूरे कोड ऑफ, वो कौन सी सिचुएशन है? टैक्स रिटर्न वाली। अगर वो प्रिपेयर करे, वो रिव्यू करे, उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करे ना, उसमें थ्रेट राइज नहीं होता, क्योंकि वो क्लाइंट की अपनी जिम्मेदारी होती है। क्लाइंट उसमें खुद एक्नॉलेज करता है कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं ठीक है भाई, हम तो सिर्फ आपके बिहाफ पे फाइल कर रहे हैं, वरना असल में जिम्मेदारी आपकी है। और इसकी वजह पता है क्या कोड ऑफ एथिक्स कहता है? क्योंकि टैक्स रिटर्न रेगुलेटर इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करने का रिस्पॉन्सिबल है उसके। तो आप चाहे जितनी मर्जी फेवर दे दे, वो रिलाई नहीं करता, जिस तरह शेयर होल्डर रिलाई करते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर तो खुद चेकिंग नहीं ना कर सकते, इसीलिए वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। टैक्स रिटर्न तो एफबीआर खुद करता है, अगर वो हम पे रिलाई कर रहा है तो असल में ये उसकी गलती है जी। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, स्टूडेंट ने एक दो और क्वेश्चन पूछे थे। एक पढ़ा ही नहीं जा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या लिखा। नहीं समझ आ जाएगा मुझे। चले है, बाद में जेहन में आ जाएगा। मैं खुद ही लिखा था, मुझे सवाल पूछ रहा था ना, जल्दी जल्दी लिखता हूँ। ऐसा नहीं होता मुझे कि समझना है, मैं थोड़ा गौर करना पड़ता है, बाद में करूंगा मैं, टाइम वेस्ट। चलिए आगे चले। वॉल्यूम 2 होम असाइनमेंट क्लियर? अच्छा हाँ, आ गया याद, समझ लग गई, समझ में, क्योंकि अभी ताजा पूछा था ना, जेहन में आ गया क्वेश्चन। असल में वो पी समझ आ रहा था मुझे, आगे लफ्ज नहीं समझ आ रहा था। हमारा एक कंसेप्ट है, प्रीडिसेसर ऑडिटर से फीस कम चार्ज नहीं करने, ऐसे ना। कंसेप्ट ये है, अगर पिछले साल भी हमने ही ऑडिट किया हो और इस साल भी हम ही ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, क्या अब की बार कम फीस चार्ज कर सकते हैं पिछले साल से? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में अंडर कटिंग का थ्रेड नहीं है। इस सिचुएशन अंडर कटिंग का कंसेप्ट कब अप्लाई होगा? जब प्रीडिसेसर ऑडिटर होगा। प्रीडिसेसर ऑडिटर नहीं तो वो कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसने देखे, नोट करें, उसने ये नहीं कहा प्रीवियस ईयर से कम फीस चार्ज नहीं कर सकते, नोट करें, उसने ये नहीं कहा। उसने क्या लिखा है? प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं कर सकते। तो जब प्रीडिसेसर ऑडिटर ही नहीं है तो ये कंसेप्ट भी अप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ आ रही है आपको? जी जी पूछिए मेरे भाई। सर जो प्रीडिसेसर ऑडिटर वाली आपने बात की है, इसमें तो सर सिंपली मैनिपुलेशन हो सकती है कि एक साल हम अपनी कोई फॉर्म अपॉइंट करें, उसे उसी स्टैंडर्ड पे रेट करें जो आवाज आ रही है। जी जी आवाज आ रही है, पूछिए। उसे उसी रेट पे हम चार्ज करें जो कि प्रीवियस ईयर था, जबकि उसे मैक्सिमम हम अपनी फीस 25% तक रिड्यूस करके अपना आगे जितना भी ऑडिट है उसकी फीस कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बता दें मैनिपुलेशन था। और इसे अच्छा मैंने ये बता दें। अच्छा, उन भाईजान ने कहा कि सर अगर हम इस तरह करें कि हमें पता हो कि अगले साल क्लाइंट हमसे निकल जाना है हाथ से और हम उसकी फीस कम से कम चार्ज कर लें, तो जो दूसरी फर्म होगी ना वो फेयर मार्केट रेट कोट करेगी। अगर क्लाइंट को वारा खाता है, क्लाइंट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पहली चीज तो ये, यानी ज्यादा फीस तो चार्ज कर सकते हैं ना, कम नहीं कर सकते, ज्यादा फीस तो चार्ज कर सकते हैं, तो वो नेक्स्ट ईयर का क्लाइंट ज्यादा फीस। अच्छा, अगर क्लाइंट ये कहता है कि सर पिछले ऑडिटर ने फीस तो कम ली थी, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे चलो उससे करवा लो। अब प्रीडिसेसर ऑडिटर जो था वो नॉर्मली इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लाइंट जब बाद में वापस आएगा ना तो कम फीस पे कंटिन्यूसली उसे सर्विस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। और फिर वैसे भी एक और हमारी सिचुएशन है जो हमें यह बताती है कि कम फीस चार्ज करने के बावजूद भी क्लाइंट नहीं ठहरेगा। कम फीस चार्ज करने के बावजूद भी क्लाइंट नहीं ठहरेगा। कौन सा कंसेप्ट ये बताता है? 5 साल वाला, ठीक है, फेमिलियरिटी थ्रेट। तो इवन वो कम फीस कर भी लेना अगर एग्जिस्टिंग, ये सोच के कि क्लाइंट हाथ से नहीं जाएगा, तो क्लाइंट फिर भी हाथ से जाएगा, क्योंकि वो दूसरा थ्रेट राइज हो जाता है। सर वो 5 साल बाद कितनी देर बाद दोबारा उससे कर सकते हैं? 5 साल के बाद डिफरेंट सिचुएशन है, नॉर्मली 2 साल का टाइम पीरियड बताया जाता है कि 2 साल की ब्रेक देनी है, फिर आप उसी क्लाइंट का दोबारा ऑडिट कर सकते हैं। जी
और कोई क्वेश्चन? इंड्यूसमेंट के केस में इंटिमिडेशन थ्रेट कैसे अराइज हो? यार क्या तेरे साथ वकूआ ऐसा हो गया मेरे भाई? अब क्या तो इंड्यूसमेंट के केस में जब क्लाइंट हमें गिफ्ट दे, इसमें तो सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है सिर्फ। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है अगर क्लाइंट की बात ना माने, क्लाइंट पहले कोशिश करता है घी सीधी उंगली से निकले, और घी सीधी उंगली से अगर ना हम क्या करें, हम साइंसदान बने, हम गिफ्ट भी ले लें और इंडिपेंडेंट रह के डिसीजन मेकिंग भी करते रहे, फिर क्लाइंट क्या करेगा? वो धमकी देगा, वो कहेगा मैं सबको बता दूंगा कि आपने हमसे गिफ्ट लिया था, ऑडियो लीक्स वीडियो लीक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो वो कौन सा थ्रेट है फिर? ये इंटिमिडेशन थ्रेट। जी मेरे भाई, 5 साल वाला कंसेप्ट हर कंपनी के लिए है, हर कंपनी के लिए 5 साल वाला, ठीक है। अब आगे इसमें फर्दर एक्सटेंशन है कंसेप्ट्स की, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला कंसेप्ट है, नॉन फाइनेंशियल में उस तरफ आपको नहीं लेके जाना चाह रहा। इन शॉर्ट 5 साल बाद आपने क्या करना है? ऑडिटर को चेंज करना है। फीस कम चार्ज नहीं करते सर। अगर कोई कंपनी एक मतलब की अच्छी फर्म से बड़ी फर्म से ऑडिट करवा लेती है तो उसके बाद वो फंसी जाएगी, अगर छोटी फर्म से उसके बाद। हाँ ठीक है, अगर बड़ी फर्म से ऑडिट करवा लिया जाए, छोटी फर्म उसके बाद वो तो फंस जाएगी, वो तो कहेगी मुझे ज्यादा पैसे दो और क्लाइंट जो है वो ज्यादा पैसे। अच्छा पहली चीज ये, ऑफिशियली आईकैब के सामने कभी छोटी फर्म बड़ी फर्म नहीं बोलना। आईकैब कहता है सारी फर्म्स एक बराबर है। आईकैब की सिर्फ एक रैंकिंग या रेटिंग है। आप नॉर्मली बोलते हैं ना बिग 4 बिग 10, सिर्फ क्यूसीआर रेटेड है या क्यूसीआर रेटेड नहीं है। बाकी ये जो रैंकिंग होती है ना, ये कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी, ये स्टेट बैंक की तरफ से है, उनका अपना कुछ लोन की अरेंजमेंट्स होती हैं उससे। और बिग 4 बिग 10 फर्म ये प्रैक्टिस की टर्म्स है, ऑफिशियली आईकैब की टर्म नहीं है। आपको किसी लॉ में किसी जगह पे ये टर्म नहीं मिलेंगे। इसीलिए आईकैब क्या कहता है, छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई कंसेप्ट नहीं है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं है, गोल्ड मेडल वाला रेफर ले लेके पास होने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई फर्क नहीं है। प्रैक्टिस में भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बार, सबने वही कंसेप्ट पढ़े आईकैब के और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट पूरी की। तो इसीलिए छोटे बड़े फर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल को फॉलो करना। रूल क्या है? प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं करनी अनलेस क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क। बिल्कुल शाबाश। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स व्हिच मे बी इन्वॉल्व्ड एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट सेफगार्ड इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज। दोनों सिनेरियोज को लहदा डिस्कस करना है। रिक्वायरमेंट में किस चीज को अंडरलाइन करना है? थ्रेट्स को अंडरलाइन करना है और सेफगार्ड, और अपनी तरफ से क्या लफ्ज ऐड करना है? सिग्निफिकेंस, ठीक है, फैक्टर्स। शाबाश, ठीक है। अच्छा, एक एग्जामिनर कमेंट्स में, एक स्टूडेंट एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ा, उसने कहा सर इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट मैंने सेफगार्ड रिक्वायर नहीं किए थे, स्टूडेंट ने वो सेफगार्ड भी लिख दिया। एग्जामिनर कमेंट्स में क्या लिखा है? सेफगार्ड रिक्वायर, स्टूडेंट ने वो भी लिख दिए, तो गलत किया, स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहने लगा सर आप भी कभी हमें ऐसा तो नहीं सिखा रहे कि उसने सिग्निफिकेंस को रिक्वायर नहीं किया हुआ और आप हमें कह रहे हैं कि वो लिखनी है। उसने एक्सप्लेनेशन को रिक्वायर नहीं किया हुआ लेकिन आप कह रहे हैं लिखना है। तो याद रखिए सिग्निफिकेंस और एक्सप्लेनेशन चाहे कहे ना कहे वो हमने लिखने ही लिखने हैं। हाँ, सेफगार्ड जो है अगर कहे तो लिखेंगे, वरना, और शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें वो सेफगार्ड रिक्वायर नहीं करता, वरना सेफगार्ड भी पूछता है। मेरी इस बात को अगर आप कंफर्म करना चाहते हो ना, जो आपको बिल्कुल करना चाहिए, तो आप आईकैब के सजेस्टिव सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। क्या वहां पे वो सिग्निफिकेंस के फैक्टर्स को डिस्कस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहां पे हम सिग्निफिकेंस के फैक्टर भी लिखेंगे। अब मैं आपसे सिर्फ सिचुएशन मैच करवाऊंगा, कंप्लीट डिस्कशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि कंप्लीट डिस्कशन रिपीटिशन हो जाएगी ना। द प्लानिंग फेज ऑफ एनुअल ऑडिट ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 इज इन प्रोग्रेस। प्लानिंग फेज होता है स्टार्ट में। ऑडिट के 3 बड़े फेजेस होते हैं, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। एक इससे पहले भी होता है, उसे इनिशियल या एक्सेप्टेंस स्टेज कहते हैं, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑडिट के 3 स्टेजेस कौन सी है? प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग। स्टार्ट स्टेज कौन सी है? स्टार्ट ऑफ द ऑडिट कौन सी स्टेज है? प्लानिंग। ड्यूरिंग ऑडिट कौन सी है? परफॉर्म। एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्टिंग। ये ज़हन में रखिएगा। कहता भी प्लानिंग चल रही है, शुरू के काम है। एंगेजमेंट पार्टनर इंटेंड्स टू इंक्लूड कामरान एज मेंबर ऑफ ऑडिट टीम हु जॉइंड द फर्म लास्ट मंथ। यहां तक कोई थ्रेट अराइज नहीं हो रहा। एग्री करते हैं इससे? असल कहानी जिसको लाइन को अंडरलाइन करना है आपने, वो आगे आ रहा है। क्या? बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म कामरान वाज एम्प्लॉयड इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एबीसी। कौन सा केस हुआ? रीसेट। इनकमिंग के आउटगोइंग,
इनकमिंग, शाबाश। तो बता देंगे इसमें थ्रेड्स, फैक्टर्स, सिचुएशन पहचान ली ना। क्वेश्चन से सही सिचुएशन में पहुंच गए, आगे मैं कॉन्फिडेंट हूं आप लिख लेंगे, ठीक है। थ्रेट में एकादू का आप 2 नंबरी करते होते हैं, वो मुझे शक है अभी भी करेंगे, लेकिन बाकी का तकरीबन मोर देन 80% केस स्टडी अटेम्प्ट कर लेंगे। सिचुएशन मैच हो जाए ना तो ये तकरीबन रट्टे वाला सवाल ही बन जाता है कोड ऑफ एथिक्स का, सिचुएशन में। लेकिन आपने इसको रट्टे की तरह प्रेजेंट नहीं करना, मना किया हुआ है। केस की स्पेसिफिक नेम, इंफॉर्मेशन वगैरह यूज करो। डी, नासिर इज द ऑडिट मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ डायमंड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नासिर हैज इन्फॉर्म दैट हिज फादर ओन्स 10,000 शेयर्स इन डीएल। नहीं नहीं, मेरा तो ख्याल इसमें कोई थ्रेट राइज नहीं होता। वो तो एंगेजमेंट पार्टनर के पास शेयर थोड़े ही हैं। अच्छा, ये कोड ऑफ एथिक्स में पूरी फॉर्म। अच्छा, वो स्पाउस के पास शेयर थोड़े ही हैं, इसमें सारे रिलेटिव। शाबाश, फाइन। ये सबसे ज्यादा प्रोबेबली इजी और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली सिचुएशन है। प्रैक्टिस कर करके अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन के बाद ये सिचुएशन पूछ लेता है। जी जी, ए में सिर्फ हम एक थ्रेट लिखेंगे, सेफगार्ड। सेफगार्ड सारे लिखेंगे, हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक मिनट है जा। हाँ, प्रायर टू उसने कहा पहले, बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म। कब? इसी साल के पिछले साल, ये नहीं बताया। तो पहले वाले केस में हमारा सोल्यूशन उन 2 हिस्सों में जाना चाहिए कि अगर उसने सेम ये रिपोर्टिंग पीरियड में सर्व किया है तो क्या रूल, और अगर प्रायर पीरियड में सर्व किया है तो क्या। नेक्स्ट ये हमारा कंसेप्ट है। इसके बाद 14, आइडेंटिफाई द थ्रेड्स दैट मे बी इन्वॉल्व्ड इन एप्लीकेबल सेफगार्ड इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। कौन कौन से लफ्ज अंडरलाइन करना है? थ्रेड्स, सेफगार्ड, अपनी तरफ से सिग्निफिकेंस में लिख देना। ए, योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ डिलीशियस बिस्किट्स लिमिटेड DBL फॉर द पास्ट 3 years। कौन सा लफ्ज अंडरलाइन कर? अच्छा, अभी देख लूं, आगे हो सकता है मजीद रिफाइन करें। On previous year's audit, Affan was the audit manager. He has recently joined DBL as GM Finance. हाँ, अब उसने सिचुएशन को पलटा दिया। अब कौन सा केस हो गया ये? आउटगोइंग, शाबाश। ठीक है, तो थ्रेड्स लिख लेंगे। मेरे भाई ने कहा है यस, लेकिन मेरा भाई लिख नहीं पाएगा। बताएं क्या थ्रेड? फेमिलियरिटी थ्रेड हो गया, शाबाश। बस ऑडिट खत्म। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, सेल्फ नहीं, बच गया, शाबाश। और फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट नहीं, कोई लेना देना हो सकता है। चले, सेफगार्ड बता, सिग्निफिकेंस का फैक्टर बता दे। तो क्या करते हैं यार, ऐसे ना करें। चले, ABC लीजिंग कंपनी हैज ए लीज पोर्टफोलियो ऑफ ₹500 million. Atif, the audit manager on ABC, has obtained a lease finance amounting to ₹800,000 from ABC. कौन सा केस हुआ? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला, बिजनेस रिलेशनशिप वाला के गिफ्ट वाला? परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज वाला, शाबाश। ठीक है जी, कौन सा थ्रेट है? नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट कह लें या कैटेगरीज ऑफ थ्रेट कह लें, एक ही बात है। कैटेगरीज ऑफ दैट में बी इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। हर सिचुएशन को अलग-अलग सॉल्व करो एंड एडवाइज द पार्टनर ऑफ द कंसर्न्ड फर्म विद रिगार्ड टू पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट में बी फॉलोड इन इट। तो अब मैं अंडरलाइन करूंगा थ्रेड्स को, मैं अंडरलाइन करूंगा कोर्स ऑफ एक्शन को, और साथ में अपनी तरफ से ऐड करूंगा सिग्निफिकेंस। सिचुएशन समझता जी। अहमद हैज रिसेंटली जॉइन्ड a firm of chartered accountant. Firm intends to depute him on the audit of Masoom Private Limited. Prior to joining the firm, Ahmed had been providing accounting and taxation services to MPL for many years in the capacity of a consultant. कौन से वाला केस है? इनकमिंग। अच्छा, ये क्लाइंट का एम्प्लॉय है कि नहीं? कंसल्टेंट का लफ्ज यूज किया उसने, एम्प्लॉय है, इसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, वो उसने रिसेंट सर्विसेज का वर्ड यूज किया है, रिसेंट एम्प्लॉयमेंट का वर्ड यूज नहीं किया। एक एक लफ्ज के पीछे ना इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन बहरहाल जब रेलिवेंट हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ठीक है, तो यहां हाँ, प्रायर टू ज्वाइनिंग द फर्म, फर्म में ज्वाइन करने से पहले, शाबाश। तो ये कौन से वाला केस हो गया? इनकमिंग के आउटगोइंग? इनकमिंग वाला। बाकी थ्रेड्स सेफगार्ड वाला मैच फिट कर दे, ये पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
अच्छा, इसमें जैसे ही लफ्ज उसने काउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज यूज किया ना, कुछ स्टूडेंट समझते हैं वो केस पे गौर नहीं करते, वो अल्फाज पढ़ के समझते हैं ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला केस है या ये टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज वाला केस है, क्योंकि उसने अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सर्विसेज का वर्ड यूज कर दिया। कैसा है, उसका फोकस अकाउंटिंग एंड टैक्स सर्विसेज में नहीं है, अहमद में है कि वो ज्वाइन कर पहले। ए में की प्रॉब्लम? चलिए बी, it has been discovered that father of one of the trainees posted on the audit of Chalak Limited has a financial interest। खुद ही बता दिया फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसने शेयर्स भी नहीं कहा, अल्फाज भी वो इस्तेमाल कर दिया। सेल्फ इंटरेस्ट और सिमिलैरिटी थ्रेट भी, फादर है ना, नहीं फादर ये हाल है आपका। सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन में फादर की वजह से फेमिलियरिटी थ्रेट अराइज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? फादर क्लाइंट का एम्प्लॉय नहीं है, सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा। सी जी 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 पार्ट ए है, इसके अंदर आपने बताया कि जो प्राइस टू टेक्निकल सब्जेक्ट्स एक तो ये आ रहा है कि प्रोवाइड के बाद जी जी। दूसरा ये है कि मैंने यूज से यूज किया है, दूसरा क्या? मैनी ईयर, जाहिर देखिए कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर जो क्लाइंट का छोड़ के हमें आएगा ना, वो उधर मैनी ईयर से ही काम कर रहा होगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैनी ईयर का तब एलिमेंट होता है जब कोई टीम मेंबर कई साल तक सेम ऑडिट पे काम कर रहा हो, तब वो हम उसको कहेंगे लॉन्ग एसोसिएशन, वरना नहीं। होशियार लिमिटेड एंड ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म हैज रिसेंटली एडवर्टाइज्ड सर्टेन वैकेंसीज इन इट्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट। द सेड पोजीशन, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, ये शायद आपका थोड़ा माइंड प्रोसेस करना पड़े। उसने कहा कि हमारे क्लाइंट ने अखबार में इश्तिहार दिया, उसे कुछ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत है। The said positions have been applied for by many number of individuals, including 2 staff members who are posted on the audit of HL। कौन से वाला केस हो गया? फ्यूचर में ज्वाइन करने वाला केस। ठीक है, कितने स्टूडेंट ने पहचान लिया था वाली पढ़ के? शाबाश, तकरीबन आधे स्टूडेंट से। तो ये फ्यूचर ज्वाइनिंग वाला केस है। ये पीछे वाला फिर करेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, लेक्चर आ जाएगा भाई मेरे। क्वेश्चन 2 उस वक्त पूछ लिया कर, असाइनमेंट करके आए थे तो उस वक्त अंडरलाइन किया होगा ये प्रॉब्लम है, ये पूछनी है, तो पूछा क्यों नहीं इस वक्त? फ्लो में जाके मैं पूछ लेता हूँ ना, एंड में मैं अक्सर पूछ लेता होता हूँ आगे चलूंगे ना। कभी रिक्वायरमेंट पढ़ लेनी चाहिए पहले कि क्वेश्चन पढ़े, हमेशा रिक्वायर। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स, also evaluate the significance of the identified। अच्छा, ये वो क्वेश्चन था जिसके कमेंट्स में वो स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें सेफ गार्ड भी बच्चों ने लिख दिया। उन्होंने कहा हर सवाल में, तो आप देखिए अभी तक हर सवाल में पूछ रहा था, उन्होंने कहा इसमें भी पूछे होंगे शायद, लेकिन इसीलिए मैं आपसे कहता हूं पहले रिक्वायरमेंट को समझे, फिर उसके बाद इस स्टडी को सॉल्व करनी होता है। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन तो हम करते ही करते हैं। अच्छा, फिर कह रहा है टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ICAP कोड ऑफ एथिक्स, हमारे जितने भी थ्रेट्स हैं वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ही हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट की होगी, नॉर्मली मोर देन 90% थ्रेट में यही थ्रेट आते हैं, ये 5 सेल्फ इंटरेस्ट हो गया या इनमें से कोई आता है। लेकिन कभी कभार थ्रेट डिस्कस करते हुए वो थ्रेट टू प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर को जिक्र करता है, कभी वो इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर थ्रेट, इसको भी थ्रेट में मेंशन कर देता है। तो याद रखें, प्रिंसिपल्स का वायलेट होना ये भी थ्रेट है। थ्रेट तो थ्रेट है ही, प्रिंसिपल्स का वायलेट होना ये भी थ्रेट। तो हमारी केस स्टडी में जो भी थ्रेट आए, वो चाहे 5 में से कोई हो या फंडामेंटल प्रिंसिपल में से हो, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसकी एक एग्जांपल है, अगर आपको याद हो चैप्टर 5 में हमने एक्सेप्टेंस स्टेज पे थ्रेट्स पढ़े थे ना, टेबल बना के, उसमें उसने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट लिखा था, साथ में प्रिंसिपल भी लिखा था। तो जहां पे किसी थ्रेट में साथ प्रिंसिपल भी लिखा है उसने, हम भी प्रिंसिपल साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे यही कह रहा है, यहां पे थ्रेट भी कह रहा है और साथ में प्रिंसिपल। तो अच्छा, इसका ये मतलब नहीं, स्टूडेंट का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सर हमने हर सिचुएशन में प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करना है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है, जहां पे थ्रेट है सिर्फ वहां पे सिर्फ थ्रेट को मेंशन करेंगे, जहां पे थ्रेट के साथ प्रिंसिपल भी है, वेयर रेलिवेंट, वहां पे प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं। हर सिचुएशन में प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं होते। कहां होते हैं? जहां पे इन्वॉल्व, जहां पे लिखा होगा, एक्सप्लेन किया होगा। कह रहा है फ्रेशको प्राइवेट, यू आर द क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर इन एन ऑडिट फर्म। क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर कौन होता है भला? इंगेजमेंट पार्टनर में और क्वालिटी, भाई कैश किधर है? इंगेजमेंट पार्टनर और क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर में फर्क कौन बताएगा? एक मिनट पहले भाई,
एंगेजमेंट पार्टनर वो है जो 3 महीने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता रहता है। हाँ, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर वो है जब आप काम कंप्लीट करके रिपोर्ट साइन करने लगते हैं तो वो आपके सारे एक दिन लगा के आपके बड़ी बड़ी जजमेंट्स को, बड़े बड़े हर एक सफे को नहीं, सिग्निफिकेंट डिसीजंस को, जजमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करता है। क्या वो ठीक है? यानी हमारी जबान में बोले तो वो ये देखता है कहीं कि ब्लंडर तो नहीं मार दिया। ये है क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर। तो आपको कह रहे हैं आप क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर हो। क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का भी तकरीबन वही क्राइटेरिया है जो ऑडिटर का। बल्कि आपको एक चलते चलते एडिशनल कंसेप्ट देता हूं, बोनस कंसेप्ट। हमने जो कोड ऑफ एथिक्स के कंसेप्ट पढ़े हैं वो मैंने आपको बताया, ऑडिट पे भी इन्वॉल्व होते हैं, रिव्यू पे भी। ठीक है, सीफा लेवल पे जाके वो रिव्यू की केसेस भी लेके आएगा। अगली बात सुने, वो एंगेजमेंट टीम पे भी अप्लाई होते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर पे भी अप्लाई होते हैं। इसको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, नहीं, ये टीम का मेंबर नहीं है, ये सिर्फ आखिरी दिन आता है, एक दिन बस। हाँ, फर्म में है टीम, इसको टीम का हिस्सा नहीं माना जाता टेक्निकली। सर वो जो सेफगार्ड में लिखा फ्रेस्को प्राइवेट लिमिटेड हैज आस्क्ड योर, हाँ जो सेफगार्ड में लिखा ना इंडिपेंडेंट एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इसका जिक्र हो रहा होता है, वो यही है। लेकिन ये तो फर्म का बंदा है। ये है तो वो भी फर्म का बंदा भी हो सकता है। टीम उसमें लफ्ज जहां पे लिखा ना एंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या इंडिपेंडेंट, वहां पे इंडिपेंडेंट से मुराद टीम के अलावा कोई है, वो विद इन फर्म भी हो सकता है, आउटसाइड फर्म भी हो सकता है। कहता है फ्रेस्को लिमिटेड हैज आस्क्ड योर फर्म टू हेल्प देम इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो गया। ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। योर फर्म हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट एज द फर्म बिलीव्स दैट इट डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड कंपिटेंस। अच्छा चलो शुक्र है, शुरू में मुझे लगा कि जैसे उधर लेके जाएगा, लेकिन जैसे केस आगे बढ़ा उसमें ट्विस्ट आ गया। अच्छा अब क्या कह रहा है? However, the firm has referred FVL to an IT firm which has relevant competencies. As part of arrangement, the IT firm will pay 15% of fees charge. कौन से वाला केस? रेफरल फी वाला। ठीक है जी, अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए। B. Ahmed has recently joined your firm as an audit manager. The firm intends to depute him on the audit of Monsoon Private Limited. Prior to joining the firm, Ahmed had been providing accounting and taxation consultancy services to MPL for last many years. हाँ, फिर सेम ही है। Ahmed was also assisting MPL preparation of annual budget, management accounts and calculation of tax provision based on audited financial statement. सेम है वही वाला, बस फर्क किया कि इसमें अब सेफगार्ड नहीं बताने। ठीक है, थ्रेट बताएं, एक्सप्लेन करें, सिग्निफिकेंस लिखें, कहानी खत्म। अच्छा, अब ये क्वेश्चन 4 मेरा ख्याल है कल पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ काफी। जी अब आज हमने सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करना है, प्लान में एक ही है, वो है प्रोविजन ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट। यानी इसका मतलब क्या है, क्या हम अपने ऑडिट क्लाइंट को, अपने एश्योरेंस क्लाइंट को, ऑडिट में और एश्योरेंस में क्या फर्क है? ऑडिट सर्विस एश्योरेंस, ये हाल है आपके ऑडिट का। पहले चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट नहीं आ, क्या फर्क है? ऑडिट एंगेजमेंट में और एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या फर्क है? एश्योरेंस एंगेजमेंट की 2 टाइप्स हैं, एक रीजनेबल एश्योरेंस, एक लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए ऐसी एंगेजमेंट को ऑडिट कहते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड की जाए ऐसी रिव्यू कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो कहता है क्या आप अपने ऑडिट क्लाइंट को, एश्योरेंस क्लाइंट को या ऑडिट क्लाइंट कह लें या रिव्यू क्लाइंट कह लें, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स ऑडिट और रिव्यू दोनों पे अप्लाई होता है, क्या आप इनको नॉन एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? साइमल्टेनियस, साथ ही साथ ऑडिट भी बेच रहे हो, साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी बेच रहे हो, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर रहे हो, साथ ही साथ टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये डिस्कस कर रहा है। और ये जहन में रखिएगा, जिस चीज की वो हमें इजाजत दे रहा है वो काम हम कर सकते हैं, जिस चीज की इजाजत नहीं दे रहा वो काम नहीं कर सकते। अब ये 5-6 साल का बच्चा है, उसमें उतनी अकल थोड़ी है जितनी वालिदैन में होती है। वालिदैन ने अगर कह दिया कि आग के करीब नहीं जाना तो मतलब आग के करीब नहीं, उससे पूछ क्यों नहीं जाना, क्या होगा? भाई तेरी अकल ही नहीं है, तुझे 5-6 साल का बच्चा, तुझे क्या समझाए?
जो चीज तुम्हें सफर ही नहीं की, जल के देखा ही नहीं हुआ है, तो क्या बताएं उसे कि इससे दर्द होगा? जरूरत नहीं। वालदा ने कह दिया भाई रात के टाइम शाम के बाद घर से बाहर नहीं जाना, तो मतलब कुछ कबाहत होगी इसमें, नहीं जाना, ठीक है। तो हमारा काम, जब हमारे बड़ों का हुक्म समझ आ जाए हुक्म की, वो भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या, हुक्म मानना, कि समझ आए हुक्म तो फिर मानना, वरना नहीं मानना। भाई मुझे नमाज के फायदे पता चलेंगे फिर मैं नमाज पढ़ूंगा, इसमें क्या हिकमत है? रोजे के फायदे पता, ऐसे क्या लॉजिक समझ आना जरूरी है कि हुक्म है तो हुक्म मानना है? नहीं इतनी अकल तो ठीक है, हुक्म ठीक क्लियर, समझ आ जाए अच्छी बात है, ना समझ आए वो तो फिर। तो कोड ऑफ एथिक्स में भी जिसकी उसने इजाजत दे दी कि यह काम आप कर सकते हैं, तो मतलब कर सकते हैं, हमें समझने की जरूरत नहीं क्यों इस बात से क्यों मना किया और इस बात की क्यों इजाजत दे दी, हमने नहीं सोचना। टैक्स सर्विस के अंदर ही 3 तरह की सर्विसेज है, भाई किसी में इजाजत दे रहा है, किसी में इजाजत नहीं दे रहा। समझ आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन समझ ना भी आए वो काम मानना है, हमने वो काम वही करना है। क्लियर ये बात? आगे चलते हैं। इसमें 2 बड़ी सिचुएशन डिस्कस करता है। पहले कहता है काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। ये मतलब समझ ले, ये है क्लाइंट के, एक है अकाउंटेंट, एक है ऑडिटर, एक है अकाउंटिंग, एक है ऑडिटिंग, इनमें फर्क पता ना आपको? ये है अकाउंटिंग नेचर का काम। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज क्या है? काउंटिंग नेचर। ऑडिट है ऑडिट नेचर का काम। काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग नेचर के काम से क्या मुराद है? क्लाइंट की जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने, लेजर अपडेट करना, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट की प्रिपेयर करना, ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है। और उनको वेरीफाई करना, ये एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज। थ्रेड क्या है? प्रोवाइडिंग काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट क्रिएट सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ये तो बिल्कुल सिंपल सामने इसमें। नो थ्रेट इज क्रिएटेड इफ देयर आर नॉर्मल डिस्कशन बिटवीन फर्म एंड ऑडिट। कहता है क्लाइंट के जो डिस्कशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ये थ्रेट राइज होगा। लेकिन क्लाइंट अगर रूटीन में कहता है सर जी कोई स्टैंडर्ड में चेंज आया है, हाँ चेंज आया, IFRS 15 में चेंज आया है। अच्छा सर जी क्या चेंज है? जी वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। किससे रिलेट कर? रेवेन्यू से। अब वो रेवेन्यू में ये रिवीजन आ गई है। क्लाइंट के साथ ये रूटीन की डिस्कशन करना, क्या ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज में आता है? कहता है ये नहीं आता। जब क्लाइंट कहे आके प्रिपेयर करो, या जब क्लाइंट कहे जो आपके मुंह से बात निकलेगी हमने उसी के ऊपर अमल करना है, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, उस सूरत में ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज थ्रेट राइज हो। वरना इन शॉर्ट अगर क्लाइंट से हम रूटीन में गपशप लगाएं काउंटिंग मैटर के ऊपर, कोई थ्रेट नहीं। हाँ क्लाइंट की प्रिपेयर करके देना शुरू कर दे उसको, लेकिन फिर आएगा डिस्कशन में कोई थ्रेट नहीं। रिटर्न उस काम करने में थ्रेट है। फर्क समझ आ गया दोनों में? सेफगार्ड क्या है? कह रहा है क्लाइंट लिस्टेड कंपनी है ना, तो आप ये काम कर ही नहीं सकते क्लाइंट के लिए। लिस्टेड कंपनी है तो काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। कोड ऑफ एथिक्स में एक जगह पे लाइन लिखी थी कि कोई भी मटेरियल सिग्निफिकेंट नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज लिस्टेड क्लाइंट को आप नहीं दे सकते, स्वाय टैक्स के। टैक्स में थ्रेट कोई सर्विस नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये भी उसकी एक समझ लें एग्जांपल है कि अगर काउंटिंग एंड बुकिंग सर्विसेज लिस्टेड क्लाइंट का केस है, हाँ अगर वो आपका ऑडिट क्लाइंट नहीं है फिर सर्विसेज देना, फिर कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऑडिट क्लाइंट है ये थोड़ा ही होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर भी आप कर रहे हैं, चेक भी आप कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे तो नहीं होता। इफ ऑडिट क्लाइंट इज एन अनलिस्टेड कंपनी, अगर वो अनलिस्टेड है, फिर कहता है अनलिस्टेड के केस में जो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है ना रूटीन या मैकेनिकल नेचर की, वो आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्क देखे, यहां पे कह रहा था नॉर्मल डिस्कशन। नॉर्मल डिस्कशन हर केस में कर सकते हैं, चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड, ठीक है। लेकिन जो रूटीन नेचर की बुक कीपिंग सर्विसेज हैं, ये सिर्फ किसको दे सकते हैं? यानी कंसेप्ट का बिल्ड हो रहा है कि अगर ये असल में अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज समझा ही नहीं जाता डिस्कशन, ये अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज। अब जो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज हैं लिस्टेड कंपनी को तो बिल्कुल ही प्रोवाइड नहीं करनी, अनलिस्टेड कंपनी को हल्की आंच वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कौन सी वाली? मैकेनिकल या रूटीन नेचर वाली अकाउंटिंग बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी जो जजमेंटल वाली या जो रूटीन या मैकेनिकल नेचर की नहीं है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा पॉइंट 2-3 साल पहले क्लास में स्टूडेंट उसने कहा अच्छा सर इसका मतलब ये हुआ कि
हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रूटीन या मैकेनिकल नेचर का मतलब है कि हमने रोबोट बन के जो जो सर्विस हो सकती है वो क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। हमने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। क्या इसका यही मतलब है? इसका यही मतलब है। एग्जाम्पल सुनिए, आपने बताना है ये रूटीन या मैकेनिकल नेचर की सर्विस है या कि इसमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, क्लाइंट ने कहा सर हमारा ऑडिट तो आप ही करते हैं, आप ऐसा कीजिए हम आपको पूरे दिन की, हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट कोई नहीं, हम आपको पूरे दिन की ट्रांजैक्शन बता देंगे, सेल्स ये हुआ, खर्चा ये हुआ है, आप अपने आईटी सिस्टम में इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दीजिएगा। बताइए काउंटिंग एंड बुक मैकेनिकल नेचर है? बिल्कुल है। फिर कहने लगा सर आप इस जर्नल एंट्री से लेजर अपडेट कर दीजिएगा, है कि नहीं? फिर कहने लगा लेजर से ट्रायल बैलेंस अपडेट कर दीजिएगा, है जी? बिल्कुल है। और फिर उस ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना दे, ये भी मैकेनिक है। सारा काम सॉफ्टवेयर ने करना है, हमने तो सिर्फ एंट्री पास। अच्छा आगे सुने, आगे कहने लगा सर ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज भी होती हैं, वो एडजस्टिंग एंट्रीज भी आप पास करेंगे, प्रोवाइड हम कर देंगे आपको एडजस्टिंग एंट्री, अक्रूवल कितनी है, प्री पेमेंट कितनी है, एडजस्टिंग एंट्री पास आप करेंगे। क्या ये मैकेनिकल नेचर रूटीन नेचर है? ये भी है, क्योंकि ये भी एक तरह से एंट्रीज ही पास हो रही है। अब सुने, क्लाइंट ने कहा सर आप डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी आप रिकॉर्ड करेंगे और डाटा हम देंगे आपको, है? आप सुने, क्लाइंट कहने लगा सर डेप्रिसिएशन में हमें समझ नहीं आ रही एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी, आप अंदाजा लगा लें कितनी होनी चाहिए, उस लिहाज से डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लें। ये मैकेनिकल नेचर नहीं, शाबाश, इसमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हो गई। क्लाइंट कहने लगा सर डेटर्स है, इस पे अच्छी सी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लें खुद ही आप, तो हम करेंगे क्या? हम कहेंगे भाईजान वाउचर आप बनाएंगे। प्रैक्टिकली सुने क्या होता है, वाउचर आप बनाएं, उसके अंदर अमाउंट्स वगैरह सारी आप लिखें, सारी एंट्री बनाएंगे आप, हमारा काम क्या है, सिर्फ उस एंट्री को हमने रिकॉर्ड करना है। यह है मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल में फर्क। डाटा सारा ओरिजिनेट हो क्लाइंट की तरफ से, एस्टिमेट्स डिसीजन मेकिंग सारी करे क्लाइंट, ताकि ऊंच नीच हो जाए डेप्रिसिएशन में, बैड डेट में, क्लाइंट हमें इल्जाम ना लगा सके कि हमने ये गलत किया था। ये हिकमत है इसके पीछे, समझ रहे हैं? तो लिस्टेड क्लाइंट को तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, मैकेनिकल नेचर भी नहीं। अनलिस्टेड क्लाइंट है तो मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स आपको दे दी, तकरीबन यही एग्जांपल है। लेकिन इस सिचुएशन में भी देखिए थोड़ा सा सही थ्रेट तो है, तो थ्रेट है तो क्या सेफगार्ड भी होने चाहिए? सेफगार्ड भी होने चाहिए। अब सेफगार्ड क्या है? कह रहा है फर्म यूजेस प्रोफेशनल हु आर नॉट टीम मेंबर, टीम डिफरेंट हो, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हो। डिफरेंट यानी एश्योरेंस, मैंने आपको बताया था ना फर्म में एश्योरेंस डिपार्टमेंट लगा होता है और इस तरह की नॉन एश्योरेंस सर्विसेज के लिए डिपार्टमेंट, वो इसी सेफगार्ड को सामने रख के लदा बनाया गया होता है। उनको पता होता है कि कोड ऑफ एथिक्स ये कह रहा है तो हमारी टीम डिफरेंट होनी चाहिए, वो शुरू से ही टीम डिफरेंट रखते हैं, ठीक है? वरना बाद में आपको पता है वो उस बंदे को, टीम मेंबर को रिमूव करना होता है जिसने ये सर्विस प्रोवाइड की। मैं क्लियर? ये था हमारा अकाउंटिंग एंड बुक। क्या अब आपको अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज से क्या मुराद है ये समझ आ गया? क्या आपको ये नॉर्मल डिस्कशन से क्या मुराद है ये समझ आ गया? क्या आपको रूटीन और मैकेनिकल नेचर सर्विसेज क्या ये समझ आ गया? एग्जाम्पल बाकी फिर आप खुद भी पढ़ के समझ लेंगे। वैसे तो बाकी भी चीजें डिस्कस समझ आ गई होंगी, लेकिन बाकी अगर कुछ काम की चीजें यही 2-3 थी जो आपको समझाने वाली थी। हाँ, डिपार्टमेंट अलहदा भी हो तब भी लिस्टेड कंपनी को नहीं कर सकते, बात बिल्कुल ठीक है। डिपार्टमेंट अलहदा हो, लिस्टेड को भी। फिर अनलिस्टेड में आपको पता है, वो आप कंपनी लॉ में भी पढ़ते होंगे कि लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है सख्त, अनलिस्टेड के लिए थोड़ा कम सख्त होती है। तो वही यहां पे भी अनलिस्टेड को रियायत दे रहा है कोड ऑफ एथिक्स में। अगर क्लाइंट हमें कहे कि एसेट की लाइफ ये होगी तो फिर वो रूटीन बन जाएगी, क्योंकि जजमेंटल वर्क यही है। फिर तो हमने सिर्फ कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके लाइफ से डिवाइड करना है ना, ये कैलकुलेशन करना भी रूटीन नेचर की कैलकुलेशन है। हाँ, इसमें जजमेंटल वर्क क्लाइंट हमें बताएगा, रेजिडुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, लाइफ क्या होनी चाहिए, जितने भी एस्टिमेट याद रखे, क्लाइंट के बिहाफ पे हम कोई एस्टिमेट नहीं करेंगे। वो क्लाइंट का काम है, हमारा काम थोड़ी। कल को एस्टिमेट गलत हो गया वो हमें कहेगा। मेरे पास जब स्टूडेंट आते हैं ना मशवरा लेने के लिए, अक्सर स्टूडेंट सर ये प्लानिंग क्या करें, कितने पेपर रखें, ठीक है, खास तौर पे पेपर सिलेक्शन जब रिजल्ट आता है उसके बाद, तो मेरी आदत है, शायद ही कभी मैं बुलाऊं, मैं मशवरा देने के बाद एक बात हमेशा कहता हूं, क्या ये मशवरा मेरा है, फैसला आपका है। फैसला आपने करना है, क्योंकि हर स्टूडेंट के अपने हालातों वाकयात डिफरेंट होते हैं।
ठीक है, कंडीशंस डिफरेंट है जिनमें आप सर्वाइव कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ एक जनरल, या जितनी कोई इन्फॉर्मेशन वो बच्चे हमें देते हैं, बाजू का बच्चे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो जितनी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं उस लिहाज से मशवरा देते हैं। उसके बाद एंड में ये जरूर है, क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स से मैंने सीखा है कि किसी के बिहाफ पे डिसीजन कभी ना करो, इसलिए कि दुनिया का ये असूल है, और ये आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप किसी को कोई मशवरा देंगे ना, और अगर तो वो अच्छा हुआ, उसका क्रेडिट खुद लेगा। आजमा आगे देखना है कि मैंने बड़ी मेहनत की, एक अटेम्प्ट में 4 पेपर पास किए, ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे सर ने मशवरा दिया था कि हाँ आपका पास रिकॉर्ड अच्छा आप कर सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता फेल हो जाए, अब ब्लेम आप पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने हमेशा, जब कभी पर्सनल में तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में किसी दूसरे के बिहाफ पे आपने कभी डिसीजन, सिर्फ रिकमेंडेशन देनी है और एंड में उसे कह देना भाई रिकमेंडेशन है, फैसला आपका, रिस्क एंड रिवार्ड आपके हैं। अब आते हैं टैक्स सर्विसेज की तरफ। टैक्स सर्विसेज होती हैं 3 तरह की, जो हमारे सिलेबस में शामिल है, 3 तरह की। एक है प्रिपरेशन और रिव्यू ऑफ टैक्स रिटर्न, एक है टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग एंट्रीज, और एक है असिस्टेंट इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। अच्छा, थोड़ा सा स्टोरी स्टाइल में इसको लेके चलते हैं, तीनों कंसेप्ट को निपटाते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आया, कहने लगा सर बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहने लगा सर हमारा सीएफओ चला गया जॉब छोड़ के, आप अपना मैनेजर को हमारे पास भेज दें महीने के लिए, ताकि हम उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाएं। कौन सी वाली सिचुएशन है? टेम्परेरी स्टाफ सर्विस। शाबाश। हमने कहा मैनेजर कोई फारग नहीं है। उसने कहा अच्छा चले सर ऐसा करें, फिर मैनेजर फारग नहीं है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही आपसे बनवा लेते हैं। अब तो ठीक है ना, फाइनेंशियल में प्रिपेयर कर देंगे। हमने कहा भाईजान हमारे पास कोई भी मैनेजर, बाकी की टीम भी फारग नहीं है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करके दे सकते? अगर हम एग्री कर लेते फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देंगे तो कौन सी वाली सिचुएशन होती? नॉन श्योरेंस में कौन सी वाली? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज वाले। हमने कहा ये भी नहीं। हमने कहा अच्छा सर फिर पॉइंट पे आते हैं, बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चीजें हमने कर ली हैं, हम कर सकते हैं, हमारा टैक्स थोड़ा वीक है, खास तौर पे जो डेफर टैक्स है ना वो नहीं हमें आता। करंट टैक्स फिर भी थोड़ा बहुत हम कैलकुलेट कर, डेफर टैक्स हमारे सर के ऊपर से गुजर। आप ऐसा कीजिए, हमें हमारी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दे, करंट टैक्स और डेफर टैक्स, हमारा टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट कर दे। क्या टैक्स? अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, ये वो टैक्स एक्सपेंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना है, ये अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक। ये वो वाला टैक्स एक्सपेंस लायबिलिटी नहीं है जो एफबीआर को भिजवानी है, ये फर्क ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमने कहा ठीक है ये काम हम कर देते हैं। अगर ये काम कर देते हैं क्या कोई थ्रेट राइज होता है? बिल्कुल थ्रेट राइज होता है। और स्टैंडर्ड ने इस सिचुएशन को नाम दिया है टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग काउंटिंग एंट्री। नॉर्मली अगर आप देखें ना तो ये बुक कीपिंग, काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में भी कवर हो सकता था, लेकिन यहां पे उसने स्पेसिफिकली टैक्स का चूंकि अलग सिचुएशन बता दी, तो अगर टैक्स की कैलकुलेशन की बात करेगा तो हम इसको किधर लेके जाएंगे? टैक्स वाले एरिया में। ये समझ आया? टैक्स कैलकुलेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग काउंटिंग एंट्रीज। कोई थ्रेट अराइज होता है? बिल्कुल अराइज होता है। क्या? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? और नेचर ऑफ क्लाइंट के, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है? सेफगार्ड क्या है? लिस्टेड है तो परफॉर्म कर नहीं सकते, अनलिस्टेड है तो कर सकते हैं। लेकिन अच्छा आप अगर नोट करें ना तो ये मिलते जुलती है थ्रेट्स और फैक्टर सेफगार्ड, वो काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस है, लेकिन है डिफरेंट। मिलती जुलती है लेकिन डिफरेंट। भाई ये समझ आ गया आपको? हमने उसको टैक्स की कैलकुलेशन करके डेफर टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फिर आ गया, क्या लगा सर हम हर साल एफबीआर को टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वो डिफरेंट है आपने जो प्रीवियस एंगेजमेंट परफॉर्म की है, क्योंकि टैक्स रिटर्न में तो डेफर टैक्स का कंसेप्ट होता ही नहीं है। डेफर टैक्स का कंसेप्ट तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आप हमें टैक्स रिटर्न बना दीजिए, या तो कहेगा खुद ही टैक्स रिटर्न बना दें, या कहेगा सर हमें टैक्स रिटर्न बनाने में असिस्टेंस प्रोवाइड कर दें, मशवरे दे दें। दोनों एक ही बात है। हम अगर टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने में इन्वॉल्व होते हैं कोई थ्रेट नहीं है, और इसकी रीजन एक है, क्या? एफबीआर ने इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग करनी है इसकी। कहता है प्रोवाइडेड के क्लाइंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट करे कि जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना ये क्लाइंट की है, हमारी नहीं। इस पे जो टैक्स लायबिलिटी पे होगी वो क्लाइंट ने करनी है, हमने नहीं करने। अंडरस्टूड बात है, लेकिन फिर भी उसको बता देना। टैक्स रिटर्न फाइल हो गई, 2 महीने के बाद क्लाइंट हाँफता कांपता हमारे पास आया, क्या सर नोटिस आ गया एफबीआर का, उसने कहा टैक्स लायबिलिटी है, अब ये कम की है, डबल कर दी उसने। हमने कहा एफबीआर नोटिस भेजता ही रहता है, हाँ इसका मकसद ये नहीं होता कि आपने ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना है, इसका मकसद कुछ और होता है, बेफिक्र रहें, हम इसको डील करते रहते हैं। आप बताइए क्या चाहते हैं? तो सर मैं तो ये चाहता हूं जितना कम से कम टैक्स अदा करना पड़े उतना अच्छा है।
तो ऐसा करें, आप मेरा केस लड़िए, आप मेरा केस एफबीआर में जाके लड़िए, जायज तरीके से लड़िए, और उधर जाके जितना टैक्स कम होगा 50% आपका। इस एक सिचुएशन में दो पार्ट्स हैं, एक कौन सा है कंटिजेंट फी वाला, और दूसरा कौन सा है केस लड़ने वाला। असिस्टेंस इन द रेजोल्यूशन ऑफ, यानी क्लाइंट को असिस्ट करना है क्या रिजॉल्व करने में, टैक्स डिस्प्यूट। अच्छा, इसको उस लिटिगेशन में नहीं ले जाना, वो लिटिगेशन थी क्लाइंट और फर्म के दरमियान में, ये टैक्स डिस्प्यूट है हम क्लाइंट के बिहाफ पे दूसरों के साथ, ठीक है। इधर इंटिमिडेशन थ्रेट नहीं आएगा, इधर कौन सा थ्रेट आएगा, एडवोकेसी थ्रेट। हाँ, सेपरेट डिपार्टमेंट टैक्स डिपार्टमेंट कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं उसकी रीजन आगे आने वाली है। क्लाइंट में टैक्स का, सॉरी फर्म के अंदर टैक्स का अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट अलग से क्यों होता है, एडवाइजरी डिपार्टमेंट एश्योरेंस से अलग क्यों होता है, उसकी रीजन है ये सेफगार्ड, इंडिपेंडेंट रिव्यूअर, इंडिपेंडेंट सेपरेट टीम, इस रीजन की वजह से, ठीक है। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्योंकि बाद में हमने उसी उसका जो भी ऑर्डर आएगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी इफेक्ट करता है ना। कह रहे नॉट अलाउड, थोड़ा सा सबर कर ले, आगे वही बात को जिक्र कर रहा है। कह रहे अगर मटेरियल है ना टैक्स का डिस्प्यूट, मटेरियल अमाउंट है, तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अदर केसेस में, अदर केसेस क्या है मटेरियल, तो फिर क्या प्रोवाइड कर दें, लेकिन सेपरेट टीम हो और रिव्यूअर इंडिपेंडेंट हो। अच्छा, ये जो मैंने अल्फाज यूज किए ना, इसमें सेपरेट टीम और इंडिपेंडेंट, ये की वर्ड्स हैं, एग्जाम में ये नहीं लिखना, पूरी लाइन लिखनी है जो आपने याद की होगी, जो मुझे कंफर्म है आपने याद नहीं की हुई, कंफर्म है याद नहीं की हुई, वो मान गए भाई, नहीं याद की, शाबाश शाबाश। जी जी पूछिए मेरे भाई। सर ये जो दूसरी सिचुएशन है इसमें सेफगार्ड में लिस्टेड के बारे में कुछ था? हाँ, इसमें लिस्टेड के बारे में कुछ नहीं बताया इस वाली सेशन में, तो इसका मतलब है ये रिक्वायरमेंट दोनों तरह पे अप्लाई होगी, लिस्टेड में भी अनलिस्टेड में भी सेम वे में। जहां पे कोड ऑफ एथिक्स लिस्टेड और अनलिस्टेड को डिफरेंशिएट करता है, वहां पे हम भी डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे उसने काउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज में डिफरेंशिएट किया, हम भी करेंगे। लेकिन जहां पे नहीं किया, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। हाँ, वो फर्म लेगी ही नहीं, बिल्कुल। टैक्स डिस्प्यूट का केस ऑडिट फर्म नहीं लेगी, चाहे लिस्टेड है चाहे अनलिस्टेड है। हाँ, टैक्स रिटर्न फाइल करने का केस ले सकती है, हाँ बिल्कुल ले सकती है। हमारी फर्म के कुछ बड़े लिस्टेड क्लाइंट थे, लिस्टेड क्लाइंट, उनमें टैक्स का केस मतलब ऑडिट हमारा एक अलग डिपार्टमेंट कर रहा होता था और टैक्स रिटर्न दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा था। तो कभी कभार हमें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना था ना और कुछ पूछना चाहते थे, ये कैलकुलेशन क्लाइंट कहता था सर अपने डिपार्टमेंट से पूछ ले, हम उनसे पूछ लेते थे। रिव्यू होता है, टीम सेपरेट है, लेकिन उसकी चेकिंग हम जरूर करते थे कि सही है क्या। मटीरियलिटी का क्राइटेरिया इसका वही है जो कि नॉर्मल समझ लीजिए ऑडिट में होता है, लेकिन ये कोड ऑफ एथिक्स में थोड़ा जजमेंट भी अप्लाई करना पड़ती है। इसमें वो कहता है मटीरियलिटी आपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जो ट्रांजैक्शन होते हैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर अनलिस्टेड के केस में हम अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लाइंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने कहना आपने पॉलिसी चेंज कर दी, ठीक है कर दी। जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है कि नहीं डिसाइड क्लाइंट करेगा, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी है डिसाइड क्लाइंट करेगा, उसके मुताबिक अकाउंटिंग करनी है वो हम कर देंगे। नहीं लाजमी नहीं, ये तीनों सिचुएशन इंडिपेंडेंट है, आप इनमें से कोई भी हो सकता है, एक परफॉर्म कर रहे हो और बाकी दो परफॉर्म ना कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात रिटर्न किसी और ने फाइल की होती है, क्लाइंट उससे मुतमिन नहीं होता, वो उस पे डिस्प्यूट केस लड़ने के लिए हमारे पास आ जाता है। रिटर्न किसी ऑडिट तो हमने करना है ना, ऑडिट तो हमने करना है। तो जो लायबिलिटी, आपका ख्याल है ये जो टैक्स डिस्प्यूट का केस है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है। चलिए जी, ये था हमारा आज का असाइनमेंट। मिल गई आपको? चलिए असाइनमेंट लाजमी करके आइएगा, कल उम्मीद है कि हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप एक दफा कोड ऑफ एथिक्स पूरा पढ़ाइएगा चैप्टर, कोई क्वेश्चन हो आप कल पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। आज का टेस्ट आपको सिलेबस ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में आज सुबह शेयर किया मैंने। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।